आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लीगेंड्स के बारे में। लीगेंड्स का अगर आपको नेचर नहीं मालूम होगा तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं निकाल पाएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं मालूम होगा तो उससे आप कोई भी चीज इस चैप्टर के अंदर नहीं मालूम कर सकते। तो सबसे पहले आपको नेचर ऑफ लीगेंड मालूम होना चाहिए कि जो भी लीगेंड है उसकी कितनी डोनर साइट है। तो लीगेंड की जो डोनर साइट होता है उसको बोलते हैं डेंटिसिटी। डेंटिसिटी तो क्या होता है डेंटिसिटी? नंबर ऑफ डोनर साइट जितनी डोनर साइट होती है लीगेंड के अंदर उसको डेंटिसिटी कहते हैं। तो आपको मालूम करना है कितनी कितनी डोनर साइट हैं इसके अंदर। उसके बेसिस पर लाइगेंड को कई हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। मोनोडेंटेड लीगेंड, बाइडेंटेड लीगेंड, ऐसे करके, है ना। तो लिख लीजिए नंबर ऑफ डोनर साइट प्रेजेंट इन द लाइगेंड क्या कहलाता है? इज कॉल्ड इट्स डेंटिसिटी। ये इसकी डेंटिसिटी कहलाती है। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ डोनर साइट, नंबर ऑफ डोनर साइट present in the molecule which form coordinate bond with central metal atom ये भी डेंटिसिटी कहलाती है ना। जैसे एग्जाम्पल बताता हूं आपको। मान लीजिए आपके पास ये लिखा हुआ है ना, मान लीजिए अमोनिया लिखा है। तो अगर इसके सामने मेटल आ जाए तो बताइए ये लोन पेयर ये इसको दे देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। तो आप कहोगे इस मॉलिक्यूल की डेंटिसिटी 1 है क्योंकि ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बनाएगा, ध्यान रखिए, या तो वो नेगेटिव चार्ज बनाता है और या लोन पेयर होना चाहिए, ये बनाते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएं वही डेंटिसिटी कहलाती है। तो अमोनिया की डेंटिसिटी जो है वो 1 हो गई। समझ में आया? तो इसके बेसिस पर अब आपको डेंटिसिटी बताई जा रही है कि लीगेंड के कौन कौन से टाइप होती हैं। तो पहला हेडिंग डाल दीजिए, लिखो मोनोडेंटेड लाइगेंड। मोनोडेंटेड लाइगेंड ये क्या होते हैं? जिनकी एक डोनर साइट होती है। विच कंटेन वन डोनर साइट, जो एक तरफ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। कैसे चेक करते हैं? या तो इनके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज हो, एक नेगेटिव चार्ज हो, और अगर मान लो ये नेगेटिव नहीं है, लोन पेयर है, तो आप लोन पेयर वाले भी ले सकते हो। ये कहलाते हैं नेगेटिव लाइगेंड्स। न्यूट्रल लाइगेंड्स कौन से होती हैं?
जिन पे लोन पेयर है, जैसे वाटर। इससे मतलब नहीं है दो लोन पेयर हैं, तीन है, इससे कोई लेना देना नहीं। ये अटैक एक तरफ से ही करेगा। अमोनिया है ना। और वैसे तो लाइगेंड सेंट्रल मेटल से जुड़े रहते हैं, इसलिए ये नेगेटिव होते हैं या लोन पेयर इनके ऊपर होता है। जैसे देखो, मान लो आपके पास ये लिखा हुआ है, मान लीजिए, तो सेंट्रल मेटल, ये मेटल होता है पॉजिटिव, इससे जो अटैच है लाइगेंड। अब आपको मालूम है पॉजिटिव से अटैच कौन होगा, या तो नेगेटिव या न्यूट्रल। तो ये जो लाइगेंड है ये जनरली नेगेटिव या न्यूट्रल होते हैं, लेकिन एक केस ऐसा भी है जब ये पॉजिटिव होता है लाइगेंड, लिख लीजिएगा। तो ये कहलाते हैं मोनोडेंटेड लाइगेंड, क्योंकि ये एक तरफ से अटैक कर सकते हैं। दूसरा होता है बाइडेंटेड लाइगेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यही इस्तेमाल होता है। क्या होगा, इसकी दो डोनर साइट होंगी। इसकी दो डोनर साइट हैं। कौन कौन सी हैं, एग्जाम्पल देखिएगा, इंपॉर्टेंट है काफी। जैसे ऑक्जेलेट आयन, इसको पेपर में ऐसे भी लिख देती हैं। अब देखिए इसकी दो डोनर साइट हैं, ये ऑक्जेलेट है, इसके सामने अगर मेटल आ जाए तो यहां से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो ये दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो ये बाइडेंटेड लिगेंड हो गया। ऐसे ही ईएन, इसकी फुल फॉर्म है इथिलीन डाई अमीन। ये देखें, चेक करिए क्या इसकी दो डोनर साइट हैं। तो अगर मेटल यहां आ जाए तो बताओ, ये जो इसके पास लोन पेयर है ये दो तरफ से अटैक हो जाएगा। तो आप कहोगे ईएन जो है वो बाइडेंटेड लिगेंड है, लिख लीजिएगा। लिख लिया। तो बाइडेंटेड के जो जर्नली एग्जाम्पल यूज होंगे वो ये होते हैं। और एक यूज होता है, उसका नाम है गलाई। फुल फॉर्म है ग्लाइसिनेटो। देखो ये होता है ग्लाइसिन, सुना होगा आपने, इसको कहते हैं, समझ गए, ये अमीनो एसिड। हमने क्या करा, इसको हटा दिया एच को और उसकी जगह ये लगा दिया, तो ये है ग्लाइसिनेटो। आप बताइए, इस पे लोन पेयर है, इस पे नेगेटिव है। अगर मेटल आ जाए तो दो तरफ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, तो ये भी बाइडेंटेड होता है। इसको गलाई बोल देते हैं, ग्लाइसिनेटो। ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं, लिख देते हैं सिर्फ डीएमजी, SiAC, AC, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखो AC मतलब एसीटाइल, ऐसे बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए। ये AC का फार्मूला है। अब इसमें मेटल अगर यहां आ जाए तो इस पे लोन पेयर है और इस पे नेगेटिव चार्ज है, दो तरफ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो आप समझ जाओगे ये सब क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड। जैसे ये है डाई मिथाइल ग्लाइओक्साइम, इसकी भी यही कहानी है, ये भी बाइडेंटेड। तो बाइडेंटेड में सबसे ज्यादा यूज होगा ये वाला, ये वाला और ये वाला। चलिए अब देखें ट्राइडेंटेड। ये इतने यूज नहीं होंगे, लेकिन इनका एक आध एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा। तीसरा है ट्राइडेंटेड।
लाइगेंड, नाम से ही मालूम पड़ रहा है विच कंटेन 3 डोनर साइट, मतलब ये 3 तरफ से अटैक करेगा, इसकी डेंटिसिटी 3 है ना। एग्जाम्पल क्या है, जैसे ये आपने ले लिया इथिलीन, है ना, इसने क्या करना है, इसने 3 तरफ से अटैक कर दी। देखो इस पे लोन पेयर होता है, लोन पेयर है, लोन पेयर है। अगर मान लो कोई मेटल आ जाए तो 3 तरफ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। इसमें 2 तो इथिलीन यूज हो रही हैं और 3 अमाइन यूज हो रहे हैं, तो इसका नाम है डाई इथिलीन ट्राई अमाइन। 3 तरफ से अटैक कर रहा है, इसलिए ये ट्राइडेंटेड लाइगेंड का एग्जाम्पल। अगर इसी की जगह पर हम ले लें टेट्राडेंटेड लाइगेंड, मतलब जिसकी 4 डोनर साइट है, तो उसका एग्जाम्पल भी लगभग ऐसा ही है। देखो कैसे, बस एग्जाम्पल याद रखें, डेफिनेशन तो बहुत आसान है। ये ले लिया, अब देखिए इसमें डोनर साइट कितनी है बताइए, 1 2 3 और 1 4। ये 4 तरफ से अटैक कर सकता है, इसलिए ये टेट्राडेंटेड है। नाम क्या है इसका, कितनी बार इथाइलिन लिखा हुआ है, 3 बार, तो ट्राई इथिलीन, और 4 बार अमाइन है तो टेट्रा अमाइन। ये हो गया टेट्राडेंटेड। जर्नली आपको बताएं मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड और हेक्साडेंटेड बहुत यूज होता है ना, तो ये आपको बता दिया गया है। अब आप मेनली हेक्साडेंटेड की तरफ देखिएगा। देखो हेक्साडेंटेड जो होता है, जिसकी 6 डोनर साइट होती है, मतलब जो 6 तरफ से अटैक करने की प्रोबेबिलिटी रखता है, इसका माना हुआ एग्जाम्पल है EDTA। फुल फॉर्म क्या है, इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट आयन। ये इसकी फुल फॉर्म है। कैसे, देखिए इथिलीन तो ये बना लीजिए, डाई अमाइन 2N बना लीजिएगा, और 4 एसीटेट हैं, चार एसीटेट बना लीजिए। तो ये इसका नाम हो गया। अब आप बताइए, N पे लोन पेयर होता है और 4 नेगेटिव्स इसकी यहां से अटैक हो सकता है, तो 4 नेगेटिव हैं, 2 लोन पेयर हैं, तो इसकी 6 डोनर साइट हो गई। इसे कहते हैं EDTA। ये हेक्साडेंटेड का एग्जाम्पल है। और EDTA कहां कहां यूज होता है आपने सुना उसे, एक तो ये लेड पॉइजनिंग को रिमूव करने के काम आता है, दूसरा ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देता, जमने नहीं देता है। जैसे आपके घर पे कोई, आपने कहा भाई कोई बुजुर्ग है, तो आपने किसी लेबोरेटरी वाले को बुलाया कि साहब एक ब्लड का सैंपल लेना और जांच करनी है, तो वो एक टेस्ट ट्यूब में ले जाता है। अब आपको मालूम है अगर ब्लड की एक बूंद भी जमीन पे गिर जाए तो वो सूख जाती है 1 मिनट बाद, तो वो तो 2-3 घंटे बाद उसकी जांच करता है, तो उसकी जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर EDTA डला रहता है। तो ये क्या है, ब्लड का कोगुलेशन नहीं होता है। इससे पहला
क्या होता है? प्रिवेंशन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। दूसरा, लेड पॉइजनिंग जो होता है उससे ये आपको बचा देता है। और तीसरा, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करता है, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। ये कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, आपको बता दें। एक ये वाला और एक क्वेश्चन और है, वो पूछा जाता है कि कैंसर के रिमूवल में क्या यूज होता है? वो होता है सिस्प्लेटिन। ये क्वेश्चन भी ना जाने कितनी बार पूछा गया है। इसका फार्मूला ये होता है, तो इसको भी ध्यान रखिए। ये सिस्प्लेटिन का फार्मूला है। ये कैंसर के रिमूवल में काम आता है, रिमूवल ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट। तो समझ में आ गया ईडीटी के क्या यूज है। चलिए, लिख लीजिएगा। यहां तक क्लियर हो गया आपको? अब नेक्स्ट लिखो, लिखो एम्बीडेंटेड लाइगेंड। एम्बीडेंटेड लाइगेंड वो होता है जो होता है बाइडेंटेड, मतलब दो तरफ से अटैक कर सकता है, पर एट ए टाइम, एक बार में एक ही तरफ से अटैक करता है। जैसे आपकी कैपेसिटी तो है दो तरफ से अटैक करने की, पर एक बार में एक ही तरफ से अटैक करोगे, वो कहलाते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। लिखो, देयर आर द बाइडेंटेड ligand, ambidentate ligand which form coordinate bond लिख लिया, थ्रू वन डोनर साइट एट ए टाइम। बस इसको ध्यान रखिए। मतलब आप हैं तो बाइडेंटेड, अटैक दो तरफ से कर सकते हैं, पर एक बार में एक ही तरफ से अटैक करेंगे आप। जैसे आपने सुना होगा साइनाइडाइन, ये सी की तरफ से भी अटैक कर सकता है और एन की तरफ से भी कर सकता है। ऐसे ही NO2, ये भी N की तरफ से भी अटैक कर सकता है, O की तरफ से भी, है ना। तो ये क्या कहलाते हैं? ये एम्बीडेंटेड लाइगेंड कहलाते हैं। नेक्स्ट लिखें, लिखो फ्लेक्सी डेंटेड लाइगेंड। ये क्या होते हैं? फ्लेक्सीडेंटेड, मतलब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। ये होगा तो पॉलीडेंटेड लिगेंड, मतलब इसकी डोनर साइड बहुत सारी होंगी, लेकिन इसकी इच्छा है ये कितनी भी साइड से अटैक करे। जरूरी नहीं है कि 6 डोनर साइड है तो 6 तरफ से अटैक करे, है ना। 2 तरफ से भी अटैक कर सकता है, 3 भी, मैक्सिमम 6 तरफ से अटैक कर सकता है। तो लिख लो, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड क्या होती हैं? These are the polydentate ligand which do not necessary to attack or form coordinate bond
कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑल द डोनर साइड। मतलब है तो पॉलीडेंटेड, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारी साइड से ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। जैसे इसका एग्जाम्पल अभी अभी आपने पढ़ा है ईडीटी, इसकी 6 डोनर साइट होती हैं, पर ये जरूरी नहीं है कि 6 तरफ से अटैक करे एक बार में, 2 तरफ से, 3 तरफ से, 4 तरफ से भी अटैक कर सकता है। तो इसको कहते हैं फ्लेक्सीडेंटेड। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपके पास हथियार तो बहुत सारे हैं, 6 तरफ से अटैक कर रहे हो आप, लेकिन आपकी जब जरूरत पड़े तो आप 2 तरफ से, 1 तरफ से, 3 तरफ से भी अटैक कर सकते हैं। इसको बोलते हैं फ्लेक्सीडेंटेड। एग्जाम्पल जरूर याद रखें, लिख लो। लिख लिया? अब लास्ट में लीगेंड का टाइप लिख लीजिएगा, चिलिएटिंग लीगेंड। चिलिएटिंग का मतलब होता है जो साइक्लिक रिंग बना दे। चिलिएटिंग लाइगेंड। लिखो, some polydentate ligand form a closed or cyclic ring with सेंट्रल मेटल एटम। देखो कैसे, जैसे आपके पास ऑक्जेलेट लिखा है और इसके पास आ गया मेटल, सेंट्रल मेटल, तो ये इधर से भी बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नेगेटिव साइड से इधर भी। तो बताओ ये रिंग बन गई नहीं बन गई? ऐसे ही आपने ले लिया EN, इथिलीन डाइअमीन। तो बताइए सेंट्रल मेटल के संग इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, इसने भी, तो ये रिंग बन गई नहीं बन गई? तो जर्नली जो बाइडेंटेड लीगेंड होते हैं, ऑक्जेलेट ऐसे लिख देते हैं, या EN, ये चिलिएट लीगेंड होते हैं क्योंकि ये मेटल के संग साइक्लिक रिंग बनाते हैं। लिख लिया? तो ये मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया है। तो चिलिएट रिंग जो बनाते हैं ये स्टेबल होते हैं अगर मोनोडेंटेड लीगेंड हो उसके मुकाबले। तो लिख लो, कंपाउंड फॉर्म या कंटेन चिलिएट रिंग आर मोर स्टेबल देन compound having monodentate ligand। जैसे कोई आपसे कहे कि आपके पास ये लिखा हुआ है और दूसरा कंपाउंड ये लिखा हुआ है, तो देखिए ये कौन है? अमोनिया, मोनोडेंटेड। EN क्या होता है? बाइडेंटेड। तो ये क्या बनाएगा? चिलिएट रिंग। तो ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। मोनोडेंटेड कम स्टेबल होते हैं, लेकिन जो चिलिएट रिंग बनाते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि आप थर्मो में पढ़ोगे इसका चेंज इन एंट्रोपी ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब ये बनते समय रेंडमनेस बढ़ जाती है।
randomness increases। ये थर्मो में पढ़ेंगे आप, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होता है इनसे। चलिए, तो ये सब पढ़ रहे थे हम। लाइगेंड्स क्या होते हैं, उनकी डेंटिसिटी क्या, मतलब डोनर साइट कितनी होती है ना। मोनोडेंटेड एक डोनर साइट, बाईडेंटेड दो डोनर साइट, और मेन है इसके एग्जाम्पल। देखो इन्हीं से आपको मालूम पड़ेगा कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाला जाता है। जैसे आपको मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो आप ये देख लो कि सेंट्रल मेटल एटम अटैच्ड विद number of ligand is called its coordination number। कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो देखा जाएगा सेंट्रल मेटल एटम कितने लाइगेंड से सराउंडेड है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, आपसे किसी ने कहा कि ये लिखा हुआ है, वैसे ही बना दिए एग्जाम्पल। आपके सामने ये लिखा हुआ है, या आपके सामने ये लिखा है पोटेशियम फेरी साइनाइड, है ना, ये ले लिया, या पेपर में ये ले लिया, या पेपर में ये ले लिया, और या एक और ले लेते हैं, ये ले लिया। बस इतने से आप सब कहानी समझ जाएंगे। अब किसी ने पूछा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, तो सेंट्रल मेटल देखना है कितने लिगेंड से सराउंडेड है। तो पहले इसका नेचर चेक करो, ये कौन है, मोनोडेंटेड, तो 1 × 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। सेंट्रल मेटल इससे अटैच है, तो ये लिगेंड है जो फ्लोराइड, ये क्या है, मोनोडेंटेड, तो 1 × 6। सेंट्रल मेटल लिगेंड से सराउंडेड है, ये कौन है, मोनोडेंटेड, तो 1 × 6। लेकिन ये देखो ये इससे अटैच है, ये कौन है, बाईडेंटेड, तो 2 × 3। ये भी क्या है, बाईडेंटेड, 2 × 2 4, और Cl है मोनोडेंटेड 1 × 2। तो सेंट्रल मेटल के अलावा जितने भी नजर आ रहे हैं सब लाइगेंड है। तो ये 2 × 2, ये 1 × 2। अब ये देखो ये वाला लाइगेंड कैसा है, हेक्साडेंटेड, तो 6 × 1। मतलब अगर आपको ये नहीं मालूम होगा कि लाइगेंड कौन सा है, तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं निकाल पाएंगे। तो पहले आपको डेंटिसिटी मालूम होनी चाहिए, मोनोडेंटेड है, बाईडेंटेड है, ये मालूम होना चाहिए। तो अमोनिया क्या था, मोनो, फ्लोराइड क्या था, मोनो, साइनाइड क्या था, मोनो, लेकिन EN कैसा है, बाईडेंटेड। तो बाईडेंटेड है तो 2 × 3 कर दो, बाई मतलब 2, तो 2 × 3 6 आ गया। इसमें EN बाईडेंटेड है 2 × 2, और Cl मोनोडेंटेड है 1 × 2 6 आ गया। और EDT है, आप जानते ही हो, हेक्साडेंटेड होता है 6 × 1। तो इससे आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सीख जाएंगे। तो आज आपने 2 चीजें सीख ली हैं, एक तो डेंटिसिटी कैसे निकालेंगे लाइगेंड की, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, और दूसरा आपने पढ़ लिया कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब इसका नेक्स्ट लेक्चर हम बनाने जाएंगे, उसका नाम है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, EAN, जिससे हमें मालूम पड़ेगा कोई कंपाउंड स्टेबल है या अनस्टेबल है ना। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए, और अपने मित्र बंधुओं को भी जरूर बताइएगा। देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में हम आपको
EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना सिखा रहे हैं डिटेल में, तो इसे ढंग से समझिए। इससे क्या होता है, इसका एप्लीकेशन ये है कि इससे आपको एक तो स्टेबिलिटी मालूम पड़ जाती है कि कोई कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल है कि नहीं है। दूसरा, मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल लेंगे आप कि कोई कंपाउंड डाई मैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। इस टाइप की बहुत इंपॉर्टेंट चीजें निकालने के काम आता है, तो इसे समझिए। EAN जो होता है, इसे निकालने का ये फार्मूला होता है, लिख लीजिएगा। ये ऑक्सीडेशन नंबर है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, और Z कहलाता है एटॉमिक नंबर किसका, ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ये इसका एटॉमिक नंबर है। ON है ऑक्सीडेशन नंबर किसका, सेंट्रल मेटल का। CN क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। इन तीनों को यहां पुट कर दो। अगर पुट करने पर इफ EAN इज इक्वल टू, अगर इसकी वैल्यू नेक्स्ट टू नोबल गैस आ गई तो आप समझ लेना जो कॉम्प्लेक्स है मस्ट बी स्टेबल, वो स्टेबल होगा। अब नेक्स्ट टू नोबल गैस का क्या मतलब है, देखिए। जैसे आपने नोबल गैस में पढ़ा होगा हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन, तो इसका एटॉमिक नंबर 2 है। ये याद रखना पड़ेगा आपको, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, है ना। जैसे आपको मालूम है जर्नली आपके पास ये और ये ज्यादा यूज होंगे। मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। तो पहली बात तो ये याद रख लीजिए कि अगर इसकी वैल्यू सॉल्व करने पर नेक्स्ट टू नोबल गैस आ गई तो समझ लेना कंपाउंड जो है वो स्टेबल होगा। जैसे एग्जाम्पल, आपके पास मान लीजिए ये लिखा हुआ है, ये लिखा है। अब किसी ने पूछा क्या ये स्टेबल है, तो आप इसका EAN निकाल लो। Z कितना है, सेंट्रल मेटल का एटॉमिक नंबर पेपर में दे देगा। तो आप देख रहे हो आयरन यहां आता है 26, उस लाइन में आता है 36 नेक्स्ट टू नोबल गैस। तो इसमें अगर आयरन का ये है तो आंसर ये आना चाहिए नेक्स्ट टू नोबल गैस। नहीं आएगी तो स्टेबल नहीं होगा, तो चेक कर लो। ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है इसका निकाल लो, कितना हो जाएगा, X मान लो, -1 × 6 इक्वल टू चार्ज। ये मैंने ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर एक वीडियो बनाई है इससे पहले, उसको ढंग से पढ़िए। तो X की वैल्यू आ गई 2 + 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर। बताओ ये सेंट्रल मेटल कितने लाइगेंड से सराउंडेड है, 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। तो बताइए इसकी वैल्यू नेक्स्ट टू नोबल गैस आ रही है, नहीं आ रही। आयरन वाली लाइन में जो आती है नेक्स्ट टू नोबल गैस, मतलब उस लाइन में जो नोबल गैस आ रही है ये आ गया, तो आप समझ लो ये स्टेबल होगा। तो समझ में आ गया कैसे EAN निकालते हैं। अब 2-4 मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, उसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। लिखिए, देखिए, बस ये जरूर याद रख लेना। ये याद नहीं होगा तो समस्या खड़ी हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लीजिएगा। जैसे पेपर में ये लिखा हुआ है और आपको एटॉमिक नंबर दे देगा प्लेटिनम का, ये होता है ना।
अगर पैलेडियम यूज होगा तो उसका भी दे देगा, निकेल होगा तो उसका भी दे देगा, मतलब ये चीज दे देगा एटॉमिक नंबर। तो आपको बताना है इसका EAN निकालना है, इसका EAN निकालना है ना। एक आध और ले लीजिएगा आप, इसका भी आपको EAN निकालना है। तो बताओ इसका EAN क्या आएगा, अभी सिखाया है आपको, बताइए ये फार्मूला। इसका Z कितना है एटॉमिक नंबर 78, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका X मान लीजिए, -1 × 6 इक्वल टू क्या रखते हैं, चार्ज के बराबर, तो 4 आ गया। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है कि सेंट्रल मेटल कितने लाइगेंड से सराउंडेड है, 6, ये आ गया। तो ये सॉल्व करके लो, ये 86 आ जाएगा। तो बताओ रेडॉन वाली लाइन में यहां आ रहा है 78, तो नेक्स्ट टू नोबल गैस आ रहा है, नहीं आ रहा है 86, तो 78 इसका Z है एटॉमिक नंबर प्लेटिनम का। तो इस लाइन में जो नेक्स्ट टू नोबल गैस आएगी वो EAN आना चाहिए, इसका मतलब ये स्टेबल है। सिमिलरली इसका EAN निकालिए, Fe का कितना होता है 26, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, CO क्या है न्यूट्रल 0 होता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कितने लाइगेंड से सराउंडेड है, 5, तो ये कितना आ रहा है 36। तो बताइए 26 आयरन का है, तो उस वाली लाइन में नेक्स्ट टू नोबल गैस क्या है 36, इसका मतलब ये भी स्टेबल। ऐसे ही इसका EAN निकाल लो, पैलेडियम का Z होता है 46, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, इसका कितना आ जाएगा 2, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितने से सराउंडेड है 6, तो चेक करके देखो ये आ रहा है 54 इस लाइन में, तो 46 वाली लाइन में ही तो 54 आएगा, ये नेक्स्ट टू नोबल गैस, इसका मतलब ये भी स्टेबल है, लिख लीजिएगा। तो EAN निकालना सीख लो, जिसका एटॉमिक नंबर जो दिया हो आंसर उसी लाइन का नोबल गैस आ जाए तो समझ लेना स्टेबल, लिख लो। लिख लिए, चलिए अब आपको बताते हैं कि ये रूल कब वैलिड नहीं होता है। देखिए कंडीशन लिख लो, पहली, दिस रूल, कौन सा रूल, EAN वाला, इज नॉट वैलिड, नॉट वैलिड इफ, अगर Z - ON की वैल्यू ऑड नंबर आ जाए, ये सेक्शन ऑड आ जाए। अब आप कहेंगे कैसे ऑड आ जाए, तो एग्जाम्पल देख लो। मान लो ये लिखा है, इसका Z कितना है एटॉमिक नंबर 24, और ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, X मान लो, -1 × 6 इक्वल टू -3, कितना आ गया 3, तो Z - ON की वैल्यू ऑड नंबर आ गई, तो इसमें ये रूल नहीं लगेगा, पहली बात। और दूसरा कब नहीं लगता ये, तो लिख लो, दिस रूल इज नॉट वैलिड इफ, अगर किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो और लास्ट में उसके D8 आ रहा हो, तो उसमें भी नहीं लगेगा। आप कहेंगे कैसे, समझा नहीं मैं आपकी बात। देखिए आपके पास एग्जाम्पल ये लिखा है, अब आप बताओ ये सेंट्रल मेटल 4 लाइगेंड से सराउंडेड है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया।
जैसे ये 4 देखो तो इसको जरूर चेक कर लो। बताओ Ni का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? 2। तो इसका जब आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इसका 28 होता है, ये लिखा हुआ अभी लिखा था मैंने, निकेल का 28 होता है, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब इसमें से आप 2 निकाल दीजिएगा तो बताइए लास्ट में D8 आ रहा है नहीं आ रहा है? तो जिसके लास्ट में D8 आ जाए और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ जाए उसमें भी ये रूल नहीं लगता, लिख लीजिए। लिख लिए? चलिए एक आध एग्जाम्पल और देखना चाहो तो देख लो। मान लो आपके पास ये लिखा हुआ है, कोई पूछे इसमें ये रूल फॉलो होगा कि नहीं होगा, तो आपने देखा सेंट्रल मेटल 4 लाइगेंड से सराउंडेड, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो आप चेक करो इसके कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में D8 तो नहीं आ रहा, तो आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। कितना आ गया? 2। वो इसके ऊपर लिख लो और इसका एटॉमिक नंबर मैंने अभी आपको बताया था 46। ध्यान है आपको? तो बेटा जब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो बताइए कौन सी नोबेल गैस आएगी, बताइए जो इससे पहले आती है 36 जीनोन। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है 36 38, जितने बचे डी में डाल दो, कितने बचे? 8। अब आप बताओ +2 का मतलब है लास्ट से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, तो ये रह जाएगा नहीं रह जाएगा? एंड में आ रहा है लास्ट में D8 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ रहा है, इसका मतलब ये रूल EAN इसमें फॉलो नहीं होगा। आ रहा है समझ में? लिख लीजिएगा। अब आपको बताते हैं क्यों पढ़ा आपने EAN एप्लीकेशन। तो पहला तो ये है कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ये निकालने के काम आता है। मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला आपको पहले भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में बता चुकी हूं, ये होता है, ये इसकी यूनिट है बोहर मैग्नीटॉन। एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो n था नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहां पर n क्या है? n होता है, लिख लो, नेक्स्ट टू नोबेल गैस माइनस EAN, ये होता है n निकालने का फार्मूला। इसे निकाल के यहां पुट कर दो, मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। आ रहा है समझ में? एग्जाम्पल से समझाता हूं अपनी बात। मान लो पेपर में ये लिखा हुआ है, अब किसी ने कहा इसका n निकालो, तो n क्या होता है? नेक्स्ट टू नोबेल गैस। तो बताओ 24 वाली लाइन में नोबेल गैस कौन सी आती है? 36। नेक्स्ट टू नोबेल गैस 36 आती है। और इसका EAN अगर आप निकालें, EAN, तो क्या फार्मूला है? Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, ये आ जाएगा कितना? 33। आ रहा है? जरा चेक कर लो। 26 और 12, 36 माइनस 3, ये रख दो आप EAN की जगह, तो n की वैल्यू 3 आ गई। इसे यहां पुट कर दो मैग्नेटिक मोमेंट के फार्मूले में, तो आपका आंसर जो है
वो आ जाएगा √15 बोहर मैग्नीटॉन। फिर समझ लो, कोई कंपाउंड दिया है तो ये फार्मूला मैग्नेटिक मोमेंट का होता है, इसमें n क्या वो समझ लो। जो भी सेंट्रल मेटल दिया है उसका नेक्स्ट टू नोबल गैस, तो 24 वाली लाइन में नोबल गैस कौन सी आती है? 36 जीनॉन। और EAN हम निकालना सीख ही गए हैं फार्मूले से, Z - ON + 2 × E। तो नेक्स्ट टू नोबल गैस के एटॉमिक नंबर में से EAN माइनस कर दो, N आ गया, उसे यहां पुट कर दो, आंसर आ गया। हो गया क्लियर? हो रहा है क्लियर? चलो इसे हटा देता हूं। अब इसका दूसरा एप्लीकेशन लिख लो। फार्मूला कैसे निकालेंगे मेटल कार्बोनाइल का? अगर कोई मेटल कार्बोनाइल ग्रुप से जुड़ा है तो उसका फार्मूला कैसे निकालेंगे? जैसे मेटल कार्बोनाइल से जुड़ा है, मान लो ऐसे, तो आपको कैसे मालूम पड़े इसका फार्मूला क्या है ना? तो आपने क्या करा साहब, ये क्वेश्चन ले लिया कोई भी, ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल ले लेती। चलो इसकी जगह पर कोई मेटल ले लिया मॉलिब्डेनम। इसका पेपर में आपको एटॉमिक वेट दे देगा 42 होता है। तो बताइए इसका फार्मूला क्या होगा? तो आप कुछ मत करो, इसका EAN निकाल लो। बताओ इसका कितना एटॉमिक नंबर है? 42। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो इसका, है ना, X मान लो। इसका क्या होता है? 0 × Y। बताओ सेंट्रल मेटल कितने लाइगेंड से सराउंडेड है? Y से। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ये हो गया। मतलब EAN निकाल के बैठ जाओ और बताओ EAN स्टेबल कंपाउंड के लिए क्या आना चाहिए? नेक्स्ट टू नोबल गैस। तो 42 की लाइन में कौन सा नोबल गैस आता है? 54। 42 की लाइन में नेक्स्ट टू नोबल गैस क्या है? तो स्टेबिलिटी के लिए EAN क्या आना चाहिए? नेक्स्ट टू नोबल गैस। अब इसमें आप Y की वैल्यू चेक कर लो, बस यहां रख दो, आंसर आ गया। ये आंसर आ गया। फिर समझ लो, इसका एटॉमिक नंबर 42 पेपर में दिया, आप EAN निकालो सिंपल। तो फार्मूले में Z42। ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या आएगा? इसका 0 होता है, तो इसका भी 0 आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है सेंट्रल मेटल कितने लाइगेंड से सराउंडेड है? Y। तो 42 + 2Y। जो EAN आए वो क्या रखना है? नेक्स्ट टू नोबल गैस। मतलब जो भी 42 के बाद नोबल गैस आ रही है 54, इन दोनों को यहां रख दो, इससे Y की वैल्यू आ जाएगी, उसे यहां पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो EAN के दो फायदे हैं एप्लीकेशन, एक तो मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं और एक मेटल कार्बोनाइल का फार्मूला निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है EAN जो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, है ना? तो इसको ढंग से स्टिल करके 2-2 बार पढ़ें और लिख के देखें। और अगर अच्छा लगे, ये मेरी कंडीशन होती है हर बार वीडियो बनाते समय, सब लोग इसे पहले बोलते हैं लेकिन मैं एंड में बोलता हूं कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करिए, अन्यथा ना करें, लेकिन 2 बार पढ़ें स्टिल करके, ठीक है? चलिए आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नॉमेनक्लेचर पढ़ने जा रहे हैं। मतलब इसका नाम कैसे लिखेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का,
तो ऑर्गेनिक में तो नॉमेनक्लेचर हमने पढ़ा है, बहुत आसान था, यहां भी टफ नहीं है। तो अगर हम इसको कैटेगराइज करके पढ़ें तो बहुत आसान है, और अगर एक साथ पढ़ लोगे तो सब मिक्स बन जाएगा, फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसको हमने 6 कैटेगरी में डिवाइड करा है। तो एक एक कैटेगरी को ढंग से समझिएगा। लिखिए नॉमेनक्लेचर, इसमें केस 1, केस 2, 3 का केस करके हम पढ़ाएंगे, केस 3, ये लिख लो। तो पहले हम बात करेंगे केस 1 की, फिर केस 2 की, फिर केस 3 की। ये ढंग से समझो आप। तो देखिए केस 1 क्या है। इसमें आपको ऐसे कंपाउंड दिखाई देंगे जिनके आगे कुछ ना कुछ लिखा है। ब्रैकेट के आगे जो लिखा होता है इसे प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं। तो जिसमें प्राइमरी वैलेंसी कुछ दी हुई हो, कुछ आगे दिया हो, ये लिखा है, ये लिखा है ना, या ये लिख लो, ये दिया है, या मान लीजिए आपके पास ये दिया है, ऐसे लिखा है। तो केस 1 वो है जिसमें ब्रैकेट के आगे मतलब प्राइमरी वैलेंसी गिवन है, लिख लो। तो इनका नाम कैसे लिखते हैं, तो देखिए जो इसका तरीका है वो ये है, सबसे पहले प्राइमरी वैलेंसी लिखेंगे। ये जो ब्रैकेट के बाहर है मैंने आपको सिखाया है अपने पिछले लेक्चर में, ब्रैकेट जो है वो सेकेंडरी वैलेंसी है और ये प्राइमरी वैलेंसी है। तो पहले लिखना है प्राइमरी वैलेंसी, फिर आता है नंबर लाइगेंड का, फिर आता है सेंट्रल मेटल का, और फिर आता है उसके ऑक्सीडेशन नंबर का। ये लाइन ध्यान रखिए बस। तो पहले आप बोलेंगे प्राइमरी वैलेंसी, 3 है 4 है उससे कोई मतलब नहीं है, पोटेशियम। फिर आता है लाइगेंड, मतलब ये, तो कितने, ये 6, तो हेक्सासाइनो। उसके बाद जो सेंट्रल मेटल है इसके नाम के आगे 8 लगा देना है, फेरिट। इसके नाम के आगे 8, जैसे ये क्या है, बोरेट, निकलेट, ऐसे 8 लगाना है। और फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, +3, इसे x मान लो, -1 × 6, तो जो आए उसे रोमन नंबर में लिख दो। फिर देखो, पहले प्राइमरी वैलेंसी, फिर लाइगेंड क्या है, टेट्राफ्लोरो, फ्लोरो लिख दो, फ्लोरिडो लिख दो, उससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद सेंट्रल मेटल के आगे 8 लगा दो, तो बोरेट, और ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा इसका, निकाल लो 3। अब इसका नाम लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, पोटेशियम। अब ध्यान रखो इसमें लाइगेंड ये भी है ये भी है, तो आपको ये ध्यान रखना भाई, ये क्लोरो है और ये साइनो है। तो बताओ क्लोरो का CH पहले आएगा या साइनो का CY? C तो सेम है, H और Y में कौन पहले आता है, H। तो आप लिखोगे पोटेशियम डाइक्लोरो टेट्रासाइनो, और इसके आगे 8 लगा दो, निकलेट। पहले निकल लिख लो फिर 8 लगा दो। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा चेक कर लो, 2, खत्म हो गया। तो केस 1 वो था जिसमें इस ब्रैकेट के आगे कोई था, आगे कोई था। ये है केस फर्स्ट। केस सेकंड वो है जिसमें इसके आगे कोई नहीं है, प्राइमरी वैलेंसी है ही नहीं, पीछे कुछ है। जैसे आपके पास ये लिखा है, मान लो ये लिखा हुआ है,
आगे कुछ नहीं है, पीछे है। देखो नंबरिंग हम करते हैं, सबसे पहले प्राइमरी वैलेंसी जो आगे है वो है, इसमें नहीं है, तो इसे हटा दो। तो इनकी शुरुआत लाइगेंड से होगी। तो देखो लाइगेंड कौन है ये, तो इसको कहते हैं अमीन, यहां लिख लो, इसको कहते हैं AMM। जैसे वाटर को कहते हैं एक्वा, तो बेटा इसका नाम हो गया हेक्साअमीन MM। जैसे इसमें 8 लगाया था, इनमें किसी में भी 8 नहीं लगाते हैं, तो ये हो गया हेक्साअमीन कोबाल्ट। लिख लिया सेंट्रल मेटल। उसके बाद आता है ऑक्सीडेशन नंबर, निकाल लो X, इसका तो 0 होता है, न्यूट्रल है, इसका -3। और उसके बाद क्लोराइड। 3 हो 4 हो उससे कोई लेना देना नहीं है, आगे कुछ लिखा हो या पीछे, नंबर से कोई लेना देना नहीं। तो आप इसका नाम लिख के देखिए क्या है। सबसे पहले आगे तो कोई है नहीं, तो लीगेंड से इसकी शुरुआत होगी। ये क्या है, ट्राई। CO कहलाता है कार्बोनाइल। उसके बाद कौन आएगा, निकेल। 8 तो लगना नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, ये है न्यूट्रल 0, इसका होता -2, तो कितना आ गया 2। और फिर लास्ट में सल्फेट। हो रहा है क्लियर। एक आध चाहो तो और ले लो। मान लो आपके पास पेपर में ये लिखा हुआ है, ऐसे ही बना दिए, ये लिखा है। अब ये ध्यान रखना, ये बाइडेंटेड है, इथिलीन डाइअमीन है ना। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लाइगेंड ये वाले। तो बताओ इथिलीन का ई पहले आता है या क्लोरो का सी, क्लोरो, तो आप लिखोगे डाई क्लोरो। फिर ये बाइडेंटेड है और ये 2 हैं। देखो आप 2 को बाई भी कह सकते हैं, बिस भी कह सकते हैं। तो चाहो तो आप बिस लिख लो या बाई लिख लो, ब्रैकेट में नंबर लिखना पड़ेगा। इथिलीन डाइअमीन पूरा नाम, EN की फुल फॉर्म क्या है, इथिलीन डाइअमीन। 2 हैं तो बिस, 3 होता तो ट्रिस, बाई और ट्राई भी लिख सकते हैं, बिस नहीं लिखो। उसके बाद कोबाल्ट। अब बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, इसका तो न्यूट्रल है 0 है, इसका -1 × 2 है, इसका -1 है नाइट्रेट का, तो 3 आ गया। और फिर लास्ट में नाइट्रेट। तो समझ गए होगे अब तक आप। हो गया क्लियर। तो ये आपने 2 केस पढ़ लिए। अब आप थर्ड केस देखिएगा। देखिए थर्ड केस ये है कि हम वो एग्जाम्पल लिखने जा रहे हैं जिनका ना कोई आगे ना पीछे। देखो प्राइमरी में आगे होता कोई नहीं है, पीछे भी नहीं है। पहला केस था जिसमें आगे कोई था, दूसरा केस था जिसमें पीछे कोई था। इसमें ना कोई आगे है ना पीछे, केवल ये ब्रैकेट है। तो सबसे पहले नाम किसका लिखते हैं, लीगेंड, टेट्रा कार्बोनाइल। टेट्रा कार्बोनाइल लिख दिए। फिर इसको लिखेंगे, इसमें कोई 8 तो लगाना नहीं है तो निकेल लिख दो, और उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ जाएगा। तो 0 लिखना है। आप सोचो 0 लिखना ही नहीं है, 0 लिखना है। जैसे मान लो आपके पास ये है एग्जाम्पल, बहुत माना हुआ एग्जाम्पल है। तो पहले नाम लिखेंगे लाइगेंड का, कितने हैं 12। 12 को कहते हैं बच्चों डूडेका। 11 होते यूनिडेका।
तो डूडेका ये कौन सा ग्रुप है? कार्बोनाइल। उसके बाद सेंट्रल मेटल कितने हैं? ये 3, तो ट्राई मैग्नीज। उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि इसका 0 होता है तो इसका भी 0 आ जाएगा। तो ये तीसरा केस है जिसमें ना कोई आगे है ना पीछे है। पहले लाइगेंड लिखो, उसके बाद सेंट्रल मेटल, उसके बाद ऑक्सीडेशन। ये सबसे आसान है, लिख लिया। चलिए अब हम बात करेंगे केस 4 की। केस 4 और केस 5 दो देखिएगा। देखिए केस 4 वो है जिसमें एनाइन लगा हुआ है। केस 4 वो है जिसमें एनाइन मतलब नेगेटिव चार्ज है ऊपर। तो इसको कैसे करेंगे? तो ध्यान रख लिए, इधर आइए, ये बताइए अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं, सोचो इसको ब्रेक कर दूं, वाटर में डाल दूं, तो ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा। 4 प्लस है 4 माइनस। इसका मतलब आगे कुछ रहा होगा तभी तो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो एक तरीके से ये पहला केस हो गया, मतलब इस वाले में 8 लगाएंगे तो 8 दो ही केस में लगता है। केस 1 में जब कोई आगे हो या उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तभी आप सेंट्रल मेटल के आगे 8 लगाते हैं। देखिए तो इनमें आप इसके आगे 8 लगाएंगे। तो पहले बोलो टेट्रासाइनो, टेट्रासाइनो, फिर इसके आगे सेंट्रल मेटल के आगे निकेल लिख के 8 लगा दो। फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, कितना आएगा? 2, और लास्ट में लिख दो आयन। अगर आयन है पॉजिटिव या नेगेटिव तो लास्ट में आयन लिखना पड़ेगा। बताइए इसका नाम क्या होगा? हेक्साफ्लोरो। इसके नाम के आगे 8 लगा दो, कोबाल्ट, उसके बाद 8, और फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो और फिर आयन लिख दो। आयन लिखना जरूरी है। तो ध्यान रख लो 8 दो ही केस में लगता है। कब? जब आगे कुछ हो, केस 1, और या नेगेटिव चार्ज हो तभी 8 लगाते हैं। हो रहा है क्लियर? लिख लीजिएगा इसे। हो गया क्लियर? अच्छा अब आप देखो केस 5। देखिए केस 5 जो है इसमें क्या होगा? जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, मान लो ये लिखा है पॉजिटिव चार्ज, या एक एग्जाम्पल और ले लें, मान लो आपके पास ये लिखा है, तो आपको मालूम है इसमें 8 तो लगना नहीं है, 8 तो दो ही केस में लगता है। तो चालू हो जाओ। ये क्या है? सेंट्रल मेटल, बाइडेंटेड है, ध्यान रखना, इथिलीन डाइमीन 3 है, तो 3 को ट्राई लिख लो या ट्रेस लिख लो, और ब्रैकेट में इसका पूरा नाम लिखना है, इथिलीन डाइमीन। फिर क्या आएगा? सेंट्रल मेटल, कोबाल्ट। फिर क्या आता है? इसका ऑक्सीडेशन नंबर X मान लो, इसका होता है 0 इक्वल टू चार्ज के, तो 3 आ गया। ध्यान रख लो किन का 0 होता है। मेरी ऑक्सीडेशन नंबर वाली पढ़ लो वीडियो, तो आपको मालूम पड़ जाएगा किनका 0 होता है। ये न्यूट्रल कंपाउंड है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो कोबाल्ट, फिर ऑक्सीडेशन नंबर, और लास्ट में चूंकि आयन है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, तो आयन लिखना जरूरी है। वाटर को क्या कहते हैं? एक्वा। पढ़िए इसका नाम क्या होगा? हेक्सा एक्वा या एक्वो लिख दो। फिर कौन आएगा? ये मैग्नीज। फिर आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, देखो X, इसका तो 0 होता है, इसका इक्वल टू 2,
और लास्ट में आयन। तो लास्ट में आयन तभी लिखेंगे अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नेगेटिव है तो 8 लगाते हैं, पॉजिटिव है तो 8 नहीं लगाते। बस इतना ध्यान रखना है आपको। हो रहा है क्लियर? चलिए अब आपको लास्ट केस बताते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, केस 6। देखिए ये वो एग्जाम्पल है जिसमें आपको 2 ब्रैकेट दिखाई देंगे ऐसे करके। जब 2 ब्रैकेट दिखाई दें तो कैसे करेंगे? तो आपको यह ध्यान रखना है कि सिल्वर एस का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होता है। आयरन में आप जानते हैं फेरस फेरिक, प्लेटिनम का +2 एंड +4, कोबाल्ट का +3। ये याद रखना है आपको, तभी कर पाओगे इसको। ऐसे याद रखिए। तो बेटा सबसे पहले आप जो सिल्वर है इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो पूरे में। इसका क्या है? X मान लो। अमोनिया 0 होता है, फिर इसका X, इसका -1 × 2 और पूरे कंपाउंड का क्या होता है? 0। तो बताइए ये 1 आ गया। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया? 1। अब आप क्या करेंगे? इन दोनों ब्रैकेट को अलग कर लो। देखो जैसे NaCl को मान लो वाटर में डाला, ब्रेक कर दिया, तो पहले प्लस लिखते हो फिर माइनस लिखते हो। तो इस कंपाउंड को भी जब आप उठा के पानी में डालेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, पहले प्लस और फिर माइनस। अब कितना प्लस है कितना माइनस है ये आपको देखना है। बताओ इसकी वैल्यू +1 कब आएगी? यहां क्या लिखूं जिससे ये +1 आ जाए? तो 1 लिख लो बस। क्यों? देखो इसका 0 होता है इक्वल टू +1। 1 आ गया नहीं आ गया? तो इसकी वैल्यू 1 कब आएगी? जब ऊपर एक प्लस होगा। बाद में कौन आता? माइनस। तो माइनस चेक करना है कितना है जिससे ये 1 आ जाए। तो फिर लिख लो x, -1 × 2 बराबर -1 रखूं तभी तो 1 आएगा। इसका मतलब यहां +1 आएगा, यहां -2 आएगा, तभी तो इनकी वैल्यू +1 आएगी ये जी की। तो पहले ये सीखिए इनको अलग कैसे करते हैं दोनों को। अब आपको मैंने जो 4th और 5th केस बताया है वो लिख दो। बोलो इसका नाम क्या होगा? डाई अमाइन। अमोनिया को क्या कहते हैं? अमाइन। फिर सिल्वर, और फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया था अभी? 1। इसका कर रहा हूं मैं, इसका नहीं। ये चौथा केस है, एक तरीके से कैटाइन वाला कर दो, बस आयन मत लिख देना। आप कहोगे आयन क्यों नहीं लिखूं? क्योंकि यहां कोई आयन थोड़ी लिखे हैं, ये तो आपने इसको अलग अलग करके लिखा है। अब इसका नाम लिखो और ध्यान रखना ये नेगेटिव है तो इसके आगे 8 लगाएंगे। तो आप क्या करेंगे इसके लिए बताइए? डाईसाइनो, और आपको मालूम है इसमें 8 लगाते हैं तो इसको कहते हैं अर्जेंटेट। डाईसाइनो 8 क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि नेगेटिव लगा हुआ है, अर्जेंटेट। और उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा? अभी बताया था 1। इसमें आयन मत लगा देना, बार बार समझा रहा हूं, क्योंकि इसमें आयन थोड़ी लिखा है। तो फिर समझ लो क्या करा है। सबसे पहले पूरे के अंदर Ag का सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिए। अब आप जब इनको स्प्लिट करेंगे तो ये कैटाइन लोगे, ये नेगेटिव। तो ये जो आपने इसे स्प्लिट करा है तो इसके अंदर ये देखना है कितने प्लस और कितने माइनस आएंगे जिससे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 आ जाए। तो आपने देख लिया अभी 1 कब आ सकता है ना? जब 1 लिखा हो। इसमें भी 1 कब आ सकता है? चेक कर लो, जब यहां -1 हो तभी तो 1 आएगा ही। तो पहले इसे अलग अलग करना सीखिएगा।
फिर इनको फोर्थ और फिफ्थ केस वाला फंडा लगा दो। प्लस होता है तो केवल सिल्वर लिखती हैं, माइनस होता है तो इसके आगे 8 लगा देती हैं। बस ये है तरीका। अगर आपको ये वीडियो नॉमेनक्लेचर क्लियर हो गया हो एकदम, तो इसे स्टिल करके 1-2 बार पढ़ें। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करो। देखो, मैं हमेशा लास्ट में सब्सक्राइब और लाइक बोलता हूं, वो इसलिए कि अगर आप पहले पढ़ लो, अगर अच्छा लगे तो करो, और फिर अपने मित्र बंधुओं को भी बताओ। ठीक है।